हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एनसीईआरटी कर रहे थे 11वीं क्लास की एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आज का हमारा चैप्टर है खनिज एवं सैल, ये 5th चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। रोज़ एक नई स्ट्रैटेजी पे वीडियो ले आऊँ, ये मेरी हैबिट नहीं है, क्योंकि मैं सीधी बात बोलती हूँ मेरी कि लिमिटेड सोर्सेज और रिवीजन यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। खनिज एवं सैल, इसका जो इस चैप्टर से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पृथ्वी की प्रपटि पर पाए जाने वाले तत्वों का घटते क्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लोहा, ऑक्सीजन। और ऑप्शन सी है सिलिकॉन, लोहा, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम। और ऑप्शन डी है लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। पृथ्वी को जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी है का लगभग 98% भाग जो है वो 8 तत्वों जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम से बना है। तो एक तरफ तत्व है, दूसरी तरफ वजन के अनुसार प्रतिशत है। तो ऑक्सीजन 46.60 पाया जाता है, और सिलिकॉन की जो मात्रा है वो 27.72 है, और एल्यूमिनियम की है 8.23, और लोहे की जो मात्रा है वो 5.0 है। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भूप्रपटि पर पाए जाने वाले तत्व प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते। सेकंड है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी खनिजों का मूल स्रोत मैग्मा है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है न तो एक न ही दो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, एक और दो दोनों सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भूप्रपटि पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को खनिज का नाम दिया गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं, और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सैल बनता है, खनिजों को क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिजों एवं उनकी विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्डस्परों में उपस्थित है। सेकंड है पृथ्वी की परपटी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना है। और थर्ड है पायरोक्सिन खनिज सामान्यतः उल्का पिंड में पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। पृथ्वी पर उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनको सैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। ये खनिज हैं फेल्डस्पर, क्वार्टर्स, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, माइका और ऑल्विन। सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन सभी फेल्डस्परों में उपस्थित होते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व भिन्न भिन्न फेल्डस्पर में शामिल हैं। पृथ्वी की परपटी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना है। चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। पायरोक्सिन खनिज में कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन तथा सिलिकॉन शामिल होते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठ का 10% हिस्सा पायरोक्सिन से बना है। सामान्यतः यह उल्का पिंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गई विशेषता किस खनिज से संबंधित है। यह सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित सैलों में पाए जाते हैं तथा विद्युत उपकरण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या है। ऑप्शन ए क्वार्टर्स, बी है माइका, सी है एम्फीबोल और डी है पायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है माइका। व्याख्या देख लेते हैं। माइका में पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका आदि निहित होते हैं। पृथ्वी की परपटी में इसका 4% अंश होता है। यह सामान्यतः आग्नेय एवं रूपांतरित सैलों में पाए जाते हैं। विद्युत उपकरणों में इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टर्स के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है यह रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। सेकंड है इसका उपयोग रेडियो एवं रडार में होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, दोनों ही कथन सत्य हैं। क्वार्टर्स रेत एवं ग्रेनाइट का प्रमुख घटक है। इसमें सिलिका
होता है। यह एक कठोर खनिज है तथा पानी में सर्वथा घुलनशील होता है। क्वार्ट्ज का उपयोग रेडियो एवं रडार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक सैल के उदाहरण हैं? फर्स्ट है ग्रेनाइट, सेकंड है बेसाल्ट, थर्ड है चूना पत्थर और फोर्थ है संगमरमर। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है केवल 1 और 2। आग्नेय सैल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है, अतः इनको प्राथमिक सैलों भी कहते हैं। ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग्नेय सैल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है आग्नेय सैल का निर्माण मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत होने पर होता है। ऑप्शन बी है पृथ्वी की सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण आग्नेय सैल के कण छोटे होते हैं। और ऑप्शन सी है आग्नेय सैल बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की परपटी पर हो सकती है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। इसमें पूछा था ना असत्य कौन से हैं, तो कोई सा असत्य नहीं है, तीनों सत्य हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय सैलों का निर्माण होता है। आग्नेय लैटिन भाषा के इग्रिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ अग्नि होता है। यदि पिघले हुए मैग्मा पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे एवं चिकने कण बनते हैं। मैग्मा के ठंडा तथा ठोस होकर आग्नेय सैल बनने की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह या पृथ्वी की परपटी पर हो सकती है। नेक्स्ट, शिलीभवन की प्रक्रिया का संबंध किस या किन प्रकार के सैलों से है? ऑप्शन है आग्नेय सैल, बी है अवसादी सैल, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और डी है कायांतरित सैल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है अवसादी सैल। शिलीभवन प्रक्रिया का संबंध अवसादी सैल से है। अवसादी शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम से हुई है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह की सैलें आग्नेय, अवसादी तथा कायांतरित अपक्षयकारी कारकों के प्रति अनावर्त होती हैं, जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती हैं। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बहिर्जनित कारकों के द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। एक ही जगह पर सघनता द्वारा ये संचित पदार्थ सैलों में परिणित हो जाते हैं। यही प्रक्रिया शिलीभवन कहलाती है। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार के सैल का उदाहरण है? ऑप्शन ए है अवसादी सैल, बी है कायांतरित सैल, सी है आग्नेय सैल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, अवसादी सैल। व्याख्या देख लेते हैं। कोयला कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी सैल का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त गिजराइट, खड़िया, चूना पत्थर आदि भी कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी सैल हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन सैलों का निर्माण दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? ऑप्शन ए है अवसादी सैल, बी है आग्नेय सैल, सी है कायांतरित सैल और डी है ए और सी दोनों। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, कायांतरित सैल। दाब, आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरित सैलों का निर्माण होता है। कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। जब विवर्तनिकों प्रक्रिया के कारण सैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब भूपृष्ठ से उठता पिघला हुआ मैग्मा भूपृष्ठीय सैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी सैलों के कारण निचली सैलों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित सैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक सैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कायांतरित सैलों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, ऊष्मीय कायांतरण के कारण सैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। सेकंड है, कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान कण या खनिज सतहों का परतों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होना पत्रण कहलाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। ऊष्मीय कायांतरण के कारण सैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतरण 2 प्रकार से होता है, संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण में सैलें गर्म ऊपर आते हुए मैग्मा एवं लावा के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में
सेल के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर सेल और लावा अथवा मैग्मा के योग से नए पदार्थों का निर्माण होता है। प्रादेशिक कायंत्रण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण सेलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां होती हैं, जिससे सेलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में सेलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरित सेलों में खनिज अथवा कणों की इस व्यवस्था को पत्रण या रेखांकन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित हैं? फर्स्ट है आग्नेय सेल ग्रेनाइट, सेकंड है अवसादी सेल चूना पत्थर और थर्ड है कायांतरित सेल संगमरमर। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। आग्नेय सेल ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमेटाइट, ज्वालामुखी, ब्रेशिया आदि। और जो अवसादी सेल है वह बालुकास्म, पिंडिसला, चूना पत्थर, कोयला आदि। और कायांतरित सेल के उदाहरण है नीस, स्लेट, सर्पेटाइन, सिस्ट, संगमरमर और क्वार्टर्ज आदि। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर यह आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।